श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। दोस्तों, आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हैं। आपके समक्ष उपस्थित हैं एक नई शख्सियत के साथ, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं। दक्षिण दिल्ली की एक ऐसे व्यक्तित्व से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जिन्होंने दक्षिण दिल्ली में लोगों को आपस में जोड़ा है, लोगों को बिजनेस नेटवर्किंग का पाठ पढ़ाया है, जिन्होंने लोगों के भीतर सामाजिकता का पुट डाला है। समरसता, भाईचारा उनके विशेषण हैं, उनके गुण हैं। और जिन्होंने एलीट वैश्य परिवार की स्थापना करके एक ऐसी परंपरा को जन्म दिया है जो अपने आप में अभूतपूर्व है। क्योंकि एलीट वैश्य परिवार कोई साधारण संस्था नहीं है, ये एक ऐसी संस्था है जिसमें बिजनेस नेटवर्किंग होती है, B2B होता है, बिजनेस के डेवलपमेंट के सोर्सेज मिलते हैं, मनोरंजन के नए नए आयाम वहां प्रस्तुत किए जाते हैं। और ऐसे में लोगों को हंसी खुशी के माहौल में व्यापार करने के साथ साथ एक दूसरे के करीब आने का, एक दूसरे को जानने का जो अवसर प्राप्त होता है, वो अपने आप में अनुकरणीय है, बहुत ही विश्वसनीय है। और इन सबको करने वाले, इन सबको अंजाम देने वाले हमारे भाई श्री SK गुप्ता जी, जो एक मशहूर व्यक्ति हैं दक्षिण दिल्ली में, तो विशेषकर उनका नाम बड़ी शान और शौकत के साथ लिया जाता है, आज हमारे साथ उपस्थित हैं। आज हम उनसे उनका अनुभव साझा करेंगे, उनके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और जानेंगे उनसे कि उनके जीवन में जो उन्होंने अपार सफलता अर्जित की है, उसके पीछे का रहस्य क्या है, सफलता का मूल मंत्र उनके अनुसार क्या है। इन तमाम विषयों पर एक लंबी चर्चा करने के लिए हम आज आमंत्रित कर रहे हैं आप सबके अभिवादन के मध्य श्री SK गुप्ता जी को। मैं आग्रह कर रहा हूं श्री SK गुप्ता जी को कि वो आए, और उससे पहले उनके जीवन से जुड़ी कुछ झलकियां, उनके व्यक्तित्व को प्रकाश डालती हुई कुछ झलकियां, उनकी वानगी आपके समक्ष प्रस्तुत है। आप एक बार उनको देखिए और उसके उपरांत हम मिलेंगे श्री SK गुप्ता जी से।
आइए एसके गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। वाह जी वाह। एसके गुप्ता जी, आपकी शख्सियत के बारे में क्या कहूँ। आज हमारे इस कार्यक्रम में, जो कि एस म्यूजिक मेकर द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है, और इसका नाम है द सक्सेस स्टोरीज, और इसमें हर हफ्ते, बल्कि हफ्ते में 2 दिन, हम किसी न किसी ऐसी शख्सियत से, उसके जीवन से लोगों को उनका तारुफ कराते हैं जिन्होंने जीवन में सफलता हासिल की है, एक मुकाम हासिल किया है, जो बहुत सामाजिक हैं, धार्मिक हैं, जिन्होंने सांस्कृतिक जगत में चेतना व्याप्त की है। ऐसे तमाम लोगों के साथ जुड़ने का, उनके जीवन से कुछ सीखने का जो मौका हम ये देते हैं, उसी कड़ी में आज आप हमारी आज की गेस्ट पर्सनैलिटी हैं। और मैं सबसे पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि आप एक बहुत सफल व्यवसायी हैं और उच्च दर्जे का व्यवसाय करते हैं। आयात निर्यात के क्षेत्र में भी आप बहुत ही महारत है आपकी, और मैं कहूंगा कि सफलता का अद्भुत परचम आपने लहराया है। ऐसे में एलीट वैश्य परिवार, इस संस्था की स्थापना करने के पीछे क्या है? आपने क्यों सोचा कि मैं एक सामाजिक संस्था जो कि एलीट वैश्य परिवार है, उसकी स्थापना करूं? बहुत बहुत सुशील जी, धन्यवाद आपका। ये जो आपने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, आई थिंक सबको बहुत बेनिफिट मिलेगा। लेकिन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। हाँ, जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डिड आई स्टार्ट दिस एलीट वैश्य, क्यों खोला? साहब, ऐसा है कि एक अग्रवाल समाज को साथ जोड़ना, एक जो हमारे अग्रवाल समाज में एक लैकिंग बिहाइंड थी, एक रेस। अगर आप गुरुद्वारे में जाके देखो क्या प्यार बना हुआ है, और मुसलमानों में देखो आप, लेकिन हम बनियों में, हिंदुओं में देखो एकता नहीं है। बिजनेस में एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे को हानि पहुंचाएंगे, उसको सोचेंगे यार इसको मैं कैसे रूट लूं। तो मैंने एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया बनियों का, जब बिजनेस B2B, जिसमें इन सबको जोड़ा जाए, और उससे कि बिजनेस बढ़ता है। बिजनेस कैसे बढ़ता है? मान लीजिए आप है सुशील जी, आपको मैंने आपको धंधा करना है। अब मैंने आपको धंधा करना है, आपको पता है आप एलीट वैश्य परिवार के ग्रुप के मेंबर हो, तो आपको पता है आपकी पेमेंट नहीं डूबेगी, आपको रेट अच्छा मिलेगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट अच्छा मिलेगा, आपको माल अच्छा मिलेगा, तो आप B2B करोगे। तो इसलिए मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिससे कि सब एक दूसरे का बेनिफिट उठा सके। दूसरा मतलब ये था लोगों के आपस में शादियां। ये प्लेटफॉर्म इसलिए क्रिएट किया कि बहुत एजेंसीज आ गई बाजार में, आए दिन कोई धोखाधड़ी ये। तो मैंने एक आपस में एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जिससे कि आप वहाँ पे गेट टुगेदर हो, आप लोग आओ, एक दूसरे को जानते हो, बिजनेस कम्युनिटीज है, और फिर अपने बच्चों को वहां मिलवाओ, देखो, और आपस में बिजनेस करने का। थर्ड ये देखिए, आजकल के बच्चे जो जनरेशन है वो हमारी गद्दी पे बैठने को तैयार नहीं, सब बाहर जाना, दे आर इनसिक्योर ऑफ बिजनेस, वो इनसिक्योर फील करते हैं। तो एक इस बिजनेस का B2B करना बहुत जरूरी था, एक प्लेटफॉर्म लाके लाना जिससे कि बिजनेस बढ़ेगा तो वो भी उनको इंटरेस्ट आएगा। तो ये मेन पर्पस था कि एक एकता हिंदुओं में लाना, एक समाज में लाना, एक बड़े समाज को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा करके लाना। और आपको ताज्जुब होगा, ये एक एलीट वैश्य परिवार जो है हमारा पहला परिवार है जिसमें मैंने इंडिया के अंदर सबसे पहला परिवार है जिसने चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट किया। सबसे पहले हमें बहुत गालियां खानी पड़ी, बहुत गुस्से भी हुए लोगों से, लेकिन वी आर द फर्स्ट ग्रुप टू बॉयकॉट दिस चाइनीज प्रोडक्ट ऑन दिस ग्रुप। दूसरा क्या था हमारा कि आपको ताज्जुब होगा, जो लॉकडाउन हुआ, लोग घर बैठे हुए थे, कोई धंधा नहीं था, कोई, लोगों ने करोड़ों रुपए का धंधा किया इसके ऊपर लॉकडाउन के अंदर। एक दूसरे को अपनी फोटोज भेजी, अपने आइटम्स भेजी, उन्होंने उसको भेजी, उसने आगे भेजी, और आप बिलीव करें करोड़ों रुपए का लोगों ने लॉकडाउन में घर बैठे बैठे, किसी ने पीपी किट बेच दी, किसी ने मास्क बेच दिए, किसी ने ऑक्सीजन मीटर भेज दिए, किसी ने थर्मामीटर भेज दिए, किसी ने बेड भेज दिए गवर्नमेंट को। तो बहुत चीजों का काम हुआ है और आई एम वेरी हैप्पी विद। फिर एक्सपोर्ट्स भी हुआ काफी, कंप्यूटर्स का, लैपटॉप का, मोबाइल्स का। तो आई एम हैप्पी विद दिस, वेरी गुड। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि एक आपने बहुउद्देशीय योजना को जन्म दे दिया है। एक ऐसी परियोजना, एक ऐसी संस्था आपने गठित की है जिसका कोई एक उद्देश्य नहीं है, बल्कि जो बहुउद्देशीय है, जिसमें जहां एक और आपस में भाईचारा, प्रेम, समरसता की भावना जागृत होती है, दूसरी ओर बिजनेस टू B2B करके आप बिजनेस कर सकते हैं। तीसरी बात, इसमें आपने राष्ट्रभक्ति का भी परिचय दिया, चाइनीज प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करके, क्योंकि आज देश को सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो
वोकल फॉर लोकल, हमारी आवाज जो है वो प्रमोट करना, हमारी फैक्ट्रीज को प्रमोट करना, हमारे बिजनेस में लैकिंग जो करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ जी दिस। क्योंकि आज आप एक हाँ फैक्ट्री आप नहीं डाल सकते बिकॉज ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट। आप चाइनीज आप खोलोगे कल को चाइनीज प्रोडक्ट इजी इजी मनी था, इजी मनी मेकिंग है, और इजी मनी मेकिंग में कोई भी आप सर्वाइवल नहीं है, कोई फैक्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती। इसलिए मैंने एक एकता बनाया। और सेकेंडली अपने जो समाज है हमारे, उसमें एकता ला, एक दूसरे को भाईचारा काटना नहीं है। आप बिजनेस करो, मिलके करो, बढ़ावा करो। बेसिक आइडिया था टू ब्रिंग देम टू ऑन वन बंच, एक प्लेटफॉर्म पे लाना। और जो मैंने 2018 में स्टार्ट किया था, और आप देखिए आज हम दिल्ली का नंबर 1 ग्रुप है, और हमारे इस काम में कोई चंदा बंदा इस संस्था वो नहीं है। हमारे यहाँ कोई गुड मॉर्निंग मैसेज ये भी नहीं है, सिर्फ B2B डालिए। आप आपके जो जरूरत की चीज है वो डालिए, और कोई मतलब। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं एक बात जानना चाह रहा था, जैसे आपने जो ये ग्रुप बनाया इससे बहुत सारे लोग प्रेरणा लेंगे और समाज में एकजुटता का परिचय भी देंगे, एकता का परिचय भी देंगे, जो पुलिंग है उसकी भावना भी कम होगी। और परंतु एक बहुत बड़ा रिस्क है इसमें, वो ये है कि जैसे आपने बहुत सारे लोगों को जोड़ दिया, मेंबर्स बना दिया, और वो आपस में अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। परंतु कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो नेगेटिव थिंकिंग के या एंटी सोशल जो लोग होते हैं, जो व्यापार भी सही ढंग से नहीं करते, ऐसे लोगों का भी एक खतरा लगातार बना रहता है। और क्योंकि वो व्यक्ति भी आकर अगर एलीट वैश्य परिवार से जुड़कर और B2B करता है, और ऐसे में कहीं किसी व्यक्ति के साथ कोई नुकसान, उसको आर्थिक रूप से कोई नुकसान झेलना पड़ता है, उसकी पेमेंट डूब जाती है या उसको कोई खराब उत्पाद मिल जाते हैं, तो एक ये जो रिस्क है वो लगातार इसमें बना रहता है। मैं आपने तो बड़ा इस अच्छा क्वेश्चन किया, और मैं इसका जी जवाब देने वाला था, लेकिन मैं बोल नहीं पाया। ऐसा है जी, जी पहली बात तो जो ये समाज, बनियों का समाज जो बनाया गया है प्लेटफॉर्म जी B2B का, इसमें चोर बाजारी तो है ही। जिस आदमी को हमारे ग्रुप पे लिया जाता है उसकी प्रोफाइल चेक की जाती है। अभी वाह मैं एक लॉकडाउन में पीछे एक आदमी हमारे ग्रुप में गलती से जुड़ गया, उसने हमारे कई मेंबरों से पैसे एडवांस ले लिए, और उसके बाद वो गायब हो गए। लेकिन हम लोगों ने क्या, इतना प्रेशर था कि वो ही हैज टू रिटर्न दी मनी बैक, और उसने सबका पैसा वापस किया और उसको अपने ग्रुप से किया, पूरा उसको इंडस्ट्री निकाल दिया। तो कहने का मतलब है कि आपकी बात बिल्कुल जायज है, कई लोग होते हैं, लेकिन B2B ये जो बनिया समाज है, 575 मेंबर्स हैं हमारे, और ऐसे नहीं है कि ये कोई छोटे मोटे आदमी है, सारे एलीट लोग हैं। कोई भी आप नाम लेंगे वो इंडस्ट्री का इसमें हमारे मेंबर है। और मुझे नहीं लगता कि कोई किसी की हिम्मत है कि वो ऐसा काम करेगा और इस ग्रुप के साथ करेगा। 500 मेंबर्स के घर पे रात दिन खड़े। ये ग्रुप इसलिए बनाया गया था, कल को आपको रात को कोई मुसीबत है, कोई भी आपकी फैमिली प्रॉब्लम है, आपकी बिजनेस प्रॉब्लम है, ये ग्रुप आपके साथ आधी रात को खड़ा है। 500 आदमी आपके साथ खड़ा हुआ है। जब तक नहीं हिलेगा, जब तक आपकी फैमिली प्रॉब्लम नहीं होगी। हम नहीं चाहते आप कोर्ट में जाए, हम नहीं चाहते आपकी बिजनेस कोर्ट में जाओ, हम सॉल्व करेंगे, वही इंस्टेंट सॉल्व करेंगे। हमने एक स्टैंड बहुत फंड भी बनाया हुआ है, वैल्यू। कोई बिजनेसमैन है, उसके पास पैसे नहीं है, उसके चाइना को बिटिया की शादी करनी है, हम वो भी फंडिंग करें। ओके, बहुत सुंदर है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कल आजकल देखने में ये आया है कि संस्था का जो मंच है वो लोग इस तरह से उसका उपयोग करते हैं कि महत्वपूर्ण जो पदों पर आसीन लोग हैं, चाहे वो राजनेता हों, चाहे अफसरशाह हों, जैसे IAS ऑफिसर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कई बार बड़े मंचों को हम इसलिए भी बनाते हैं कि उससे हमारा उनसे तारुफ हो जाए, हमारा उनसे परिचय हो जाए, और हमारे व्यापार में और हमारे अन्य क्षेत्रों में हमारे वो काम आए। क्या बिल्कुल आप इस बिल्कुल बारे में ठीक है। क्या कहना चाहते हैं? आप इस बारे में क्या मैं ये कहेंगे? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ऐसा है, ये है हमारी बिजनेस कम्युनिटी, ये बिजनेस है, बिजनेस समाज है। हर एक हाँ बिजनेस जी आदमी की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। कहीं GST प्रॉब्लम है, कहीं उसको सेल टैक्स की प्रॉब्लम है, कहीं उसको एक्साइज की प्रॉब्लम है, कोई उसको इम्पोर्ट की प्रॉब्लम है, कोई कस्टम की। तो इन लोगों से लिंक बनाना, इन लोगों को इन्वाइट करना, मिनिस्टर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को, सो दैट कि इनकी विचारों की प्रॉब्लम सॉल्व है, जहाँ इनको पैसे लगने वो नहीं लगते, बच जाते हैं, एक लिंक बन जाता है, देखा, और इनका प्रोफाइल काम स्मूथली हो जाए, कोई टेंशन नहीं हो। इसलिए हम लोग इनको बुलाते हैं, और ये भी अपने बनियों को ही बुलाते हैं। जितना बनिए IAS है, IPS है, IRS है, उन्हीं को इनवाइट किया जाता है उस प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि स्मूथ मूवमेंट रहे और वो बनियों की मदद कर सके।
मतलब एलीट वैश्य परिवार एक तरह से बनियों का परिवार, बनियों का पूरा ग्रुप बनियों का है। पूरा ओनली ओनली दिस इज रिलेटेड टू ओनली अग्रवाल, जैन, गोयस, जो सिंगल, जितने भी बनिया परिवार है उससे ओके रिलेटेड। जी। तो आप इतनी सारी संस्थाओं में महत्वपूर्ण पदों पर बने हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्वों को निभा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने ओन की हैं अपनी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस में, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस में। तो क्या इसका, जैसे अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि एक व्यक्ति कितने काम करेगा, है ना, मल्टीटास्कर भी अगर आप हैं, तब भी क्या इसका आपके व्यापार पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ता? नहीं, बिल्कुल बहुत फर्क पड़ता है। फैमिली में पड़ता है, बच्चों में पड़ता है, फ्रेंडशिप में पड़ता है। अगर आपने कोई बेड़ा उठाया है, या तो आप बेड़ा मत उठाओ। यू हैव टू अच्छा सेक्रीफाइस समथिंग, यू कांट गेट एवरीथिंग इन अ प्लेटर। हमारा बिजनेस ये है कि हमारे इंपोर्ट्स है, चांदी का रेट खोलते हैं, हमारे चांदी की गिफ्टिंग है। तो हमारे कॉर्पोरेट है, हमारा 20 साल से ट्रेड बिजनेस है। हम लोग बियर के इंपोर्टर्स हैं। तो हमारा ये काम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा काम है, बहुत सेट काम है, हमारा स्टाफ है, तो वो हैंडल हो जाता है। अभी आपको ताजुब होगा, अभी हमने एक नया प्लेटफॉर्म बनाया है, उसका नाम है ईपी सुपरमार्केट एलएलपी। हम एक 20,000 स्क्वायर फुट का साउथ दिल्ली में ईवीपी सुपरमार्केट ला रहे हैं। पहला सुपरमार्केट इंडिया में हमारा होगा, जो हम साउथ दिल्ली में खोलने जा रहे हैं, और हम उसको उस, 1 सितंबर को लॉन्च करेंगे। क्या उसमें क्या क्या होगा सर, उसमें क्या क्या उसके चीजें मिलेंगी? पूरा उसके अंदर हमने एक सुपरमार्केट बनाई है, जिसके अंदर आपको जी ग्रोसरी भी मिलेगी, कॉस्मेटिक्स भी मिलेंगे, आपको कोई फॉरेन ब्रांड चाहिए वो मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, वहाँ पे आटे की चक्की भी होगी, ग्रेन्स की भी होगी, आप ब्रेड बनाएंगे, वहाँ पे कैफेटेरिया होगा, आप जो चीज मांगे। क्योंकि हमारे जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी व्यापारी, कोई कोई बिजनेसमैन है, मिठाई बनाता है, उसका काउंटर होगा, कोई मसाला बनाता है, उसका काउंटर होगा, कोई ड्राई फ्रूट में डीलिंग करता है, उसका काउंटर होगा, कोई कॉस्मेटिक्स इंपोर्टर है, उसका होगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसका होगा। तो हमने सबके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि आपको बाजार से जो चीज 50 रुपए की है, मान लीजिए, आपको 20 रुपए मिले। वाह जी वाह। तो ये तो एक आपका ऐतिहासिक फैसला होगा, ऐतिहासिक निर्णय होगा, और मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन इससे हमारे समाज में आएगा। आज तक जितनी भी संस्थाएं हम देखते आए हैं, चाहे वो वैश्य समाज की हो, वो ज्यादातर होता क्या है कि अगर सहन जयंती मना ली, या हमने कोई दिल्ली से बाहर का कोई टूर ऑर्गेनाइज कर लिया, या अगर हम कोई धार्मिक यात्रा आयोजित कर दी, या थोड़ी बहुत कभी थोड़ी सहायता कर दी किस कुछ लोगों की। तो ये बिजनेस वाला जो मॉडल आपने जो लॉन्च किया है, ये अपने आप में एक ऐसी चीज है जो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी, और बहुत सारे लोग इसको देखकर, इसको इसकी नकल करके कहूं, या इसको कहकर इसे प्रेरणा लेकर कहूं, तो इस दिशा में सर ऐसा काम है, करने की। मैं कि लोग ने बड़ी कोशिश की नकल करने की, लोगों ने अच्छा बहुत ग्रुप बनाए हुए हैं, लेकिन वो सब फेल हो जी गए। क्योंकि इतना इजी नहीं है इसको डेडिकेटली जी करना। एक विश्वास होता है लोगों, आपको एक विश्वास, एक जी प्लेटफॉर्म देना पड़ता है। आप प्लेटफॉर्म में बिजनेस नहीं दोगे, क्यों कोई आएगा आपके पास? अगर आप उसको बिजनेस नहीं मिलेगा, वाई जी विल कम टू यू? यू हैव टू हैव योर लिंक्स, यू हैव योर रिलेशन। मेरा एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, मेरे इतने रिलेशन है, तभी उसका लोगों को फायदा मिलता है, तभी लोग मेरे से जुड़े हैं, मेरे में विश्वास करते हैं। अब अपने ईबीपी बनाया, ये सुपर मार्केट, मैंने सिर्फ एक ग्रुप पे डाला था कि हम लोग ऐसा खोल रहे हैं। अब बिलीव करेंगे, 100 आदमी बोला कि मेरे 50 लाख रुपए ले लो, मैं ढूंढना चाहता हूँ मैं। देखिए, हम लोग करते 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 खाली 21 आदमी, और 21 आदमी का एक ग्रुप बना के हमने प्लेटफॉर्म खोला है, जिसमें हमने कमेटी बनाई है। 20,000 स्क्वायर फुट की जगह ली है साउथ दिल्ली में, सेंट्रल में, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि हर एक आदमी को बेनिफिट होगा। इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म, आपको गोल्ड चाहिए गोल्ड, सिल्वर चाहिए सिल्वर, गिफ्टिंग चाहिए गिफ्टिंग, मिठाई चाहिए मिठाई, कपड़ा चाहिए कपड़ा, ग्रोसरी चाहिए ग्रोसरी। तो आप हिसाब लगाइए, जितना भी हमारे परिवार है, ये इतने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। आज आप बताइए, एक मैन्युफैक्चरर है, आप उसको बोलते हैं कि ये चीज बनाइए, वो बेचारा अपनी पूंजी लगा के वो चीज बना लेता है, वो बेचेगा कहाँ? सब दुकानें लॉकडाउन में बंद है, कहाँ जाएगा बेचने? उसके तो पूंजी भी गई, उसकी सैलरी भी गई, और वो वहीं का वहीं। तो ये प्लेटफॉर्म जो हमने खोला है, क्योंकि आज का सिनेरियो देखते हुए, आगे का जमाना देखते हुए, तो हमने ये सोचा है कि 55 लाख की आबादी साउथ दिल्ली में रहती है, और इसको खोला जाएगा। इसके लोगों को बढ़ावा मिलेगा, हर एक को राशन चाहिए, हर एक को होम प्राइस चाहिए, होम किचन चाहिए, हर एक को मंथली चाहिए।
इसको बढ़ावा देने के लिए हमने नॉन प्रॉफिट नॉट शेयरिंग पे बिजनेस कर बहुत अच्छा आपने एक तरह चंदा से की चंदा लोग जो मैंने आपको इससे पहले कहा कि हमारी जो संस्था है ना तो हम चंदे से रिलेटेड है, ना कोई हॉस्पिटल रिलेटेड है, ना हमारा, हाँ कोई जरूरतमंद है हम उसकी जरूरतमंद करते हैं, कोई हमारा बनिया बच्चा है जो आईएएस करना चाहता है या आईपीएस, उसके पास पैसे नहीं है तो उसका ठेका हम देंगे, हम पढ़ाएंगे। वेरी गुड, बहुत सुंदर है। तो कुल मिलाकर जो आपने एक लंबा अनुभव प्राप्त किया है अपने जीवन में, जो आपने कड़ी मेहनत संघर्ष किया है, जो जुझारू आपका व्यक्तित्व है, उससे जो कुछ भी आपने सीखा वो सब कुछ आप समाज को दे देना चाहते हैं। कुछ ये जो जितनी भी इसके बारे में जो यानी कि इस पूरी स्कीम को बनाना, इस पूरी ओवरऑल स्कीम को डेवलप करना, इसको बनाना, इसको इम्प्लीमेंट करना, क्रियान्वयन करना, इसका अपने आप में ये चुनौतीपूर्ण लगता है, काफी चैलेंजिंग लगता है। तो क्या आपने कितना समय इस सारे प्रोजेक्ट को वायबल बनाने के लिए समझ लीजिए, या इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए कह लीजिए, ये जो ईवीपी की जो आपने ये बिजनेस मॉडल तैयार किया है, आपको कितना समय इसको सोचने लगा? किनकी कुछ लोगों ने आपकी आगे आने में, प्लानिंग करने में सहायता की, और आप कितने आशान्वित हैं कि ये कितना सफल होगा? ये आपका ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो अनुभव है, ये जो आपका प्रयोग आपने किया, एक नवीन प्रयोग है ये अपने आप में, तो ये कितना सफल होगा? आप क्या कहते हैं इसके बारे में? ऐसा है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो बड़े इन्फ्लुएंसेस आए, बहुत लोगों को जोड़ना, कोई लोग आते थे फिर छोड़ जाते थे, आते थे, कोई मनी मेकिंग यूनिट्स है, ये मनी पैसे इकट्ठे करके भाग जाएंगे। लेकिन एक हमारा ऐसा ग्रुप था मेरा कि लोगों को बड़ा विश्वास था मेरे पे, और जिस तरीके के हम लोगों ने फंक्शंस किए, जिस तरीके से हमने B2B किए, तो लोगों को एक विश्वास बनता चला गया। और आपको हैरानी होगी कि ये पहला हिंदुस्तान का ग्रुप है एलीट वेस्ट परिवार, जिसके 595 मेंबर्स हैं फर्स्ट डे से। 2018 में हमारे 265 मेंबर्स हुए थे, हमने 3 महीने में इकट्ठ बनाए थे, और आज तक देखिए हमारे 595 और कोई भी नहीं छोड़ना चाहता और बनना चाहता। तो ये विश्वास है लोगों का, प्यार है, मोहब्बत, तो लोगों को बेनिफिट है। और हम तो कई दफा कई मेंबर्स को ग्रुप से डिलीट भी कर देते हैं जो कुछ नॉनसेंस कर देते हैं, फिर हमें लगता है कोई परिवार के हैं, फिर उनको वापस ले लेते हैं। अच्छा एसके गुप्ता जी, एक ऐसा प्रश्न पूछूंगा, हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब लगे या बुरा भी लग सकता है, पर क्योंकि हम बात सीधे एक तरह से सीधी बात कर रहे हैं आपस में, तो समाज हर बात का एक दर्पण होता है, आईना होता है, और वो सब कुछ कह देता है। तो कई बार हमने सुना है, मैंने देखा नहीं है, मैं आपके ज्यादा संपर्क में नहीं आ पाया, मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली नहीं समझता कि आपके संपर्क में आ पाया, नहीं तो मुझे भी शायद बहुत ज्यादा बेनिफिट भी होते हैं और बहुत सीखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत लोग कई बार कहते हैं कि एसके गुप्ता जी एक तरह के डिक्टेटर हैं। सर अभी पीछे एक ताज में फंक्शन हुआ था, तो मैंने मेरा नाम रखा गया था हिटलर। तो सर एक अनुशासन बनाना, एक रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना, अगर आप इसमें स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो आप 590-95 मेंबर्स अगर एक दो रोज मैसेज डालेगा तो 2000 मैसेज आएंगे, टक 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 टक, आप भी पागल हो जाएंगे। तो उसको रोकने के लिए थोड़े हिटलरिज्म तो होनी चाहिए। हमने बोला B2B करो यार, बड़े हमारे और भी गॉसिप ग्रुप्स है EBP के, और भी अदर ग्रुप है, आप वहां पे डाल लो अपना ये शुभ चिंतक वाला, गुड मॉर्निंग वाला, ज्ञान की बातें, मतलब वहां डालो यार, इस पे रहने दो, इस ग्रुप को छोड़ दो। तो उस बेस में मैं थोड़ा हिटलरिज्म जरूर मैं कहता हूँ, लोग मानते होंगे, लेकिन एक ग्रुप को जोड़ के चलना, लोग मेरी बात को मानते हैं, समझते हैं कि ये हमारी बेनिफिट के लिए है, तो मेरी बात को मानते हैं। हाँ मैं मानता हूँ थोड़ा मैं हिटलरिज्म तो है। तो बेसिकली अनुशासन, आप अनुशासन प्रिय हैं, और आपको इस बात का कहीं ना कहीं आभास है कि बिना अनुशासन के कोई भी संगठन सफल नहीं हो सकता, कोई नहीं संस्था चल सकती, कोई नहीं चल नहीं सकती। और कि कुछ लोगों की अनुशासनहीनता पूरे संगठन पर कई बार भारी पड़ जाती है, और लोग उससे कटने लगते हैं, संगठन से, उससे, संस्था से हटने लगते हैं। शायद इन्हीं बातों को समझते हुए आप अनुशासन के प्रति बहुत सजग हैं, जागृत हैं, इसीलिए आपने शायद इतना अनुशासन प्रियता को महत्व दिया है।
तो ये जो आप कई बार मैंने देखा है, मैंने भी कई बार आपसे जो बात की, तो आप बड़ी लंबी देर तक बात कर लेते हैं। इतने सारे लोग और इतनी इतनी देर तक उनसे बात करना, उनके बारे में पूछना, उनसे समझना, उनकी हालचाल पूछना, उनके व्यापार के बारे में जानना, मैं समझता हूँ कि जैसे गला खराब भी हो जाए और परेशान भी हो जाए, आदमी थक भी जाए। तो ऐसा है भाई साहब, होता क्या है, अगर आपका फोन आया और मैं बोलूँ हाँ जी हाँ ठीक है कल बात करूँ, तो वो दिखाता है कि यार ये तो बड़ा क्रू है। अब मैं आपसे दो मीठे बोल बोलूंगा या प्यार से बात करूंगा, मैं आपका बिजनेस के बारे में पूछूंगा, चल रहा है नहीं चल रहा, अच्छा क्या करते हो आप, तो मेरे को ध्यान रहेगा भाई इसका, मैं एक मेरी डायरी आई नोट इट डाउन कि भाई ये इसने काम क्या बताया, देन आई टेल माय स्टाफ ये भाई ये ध्यान रखूंगा किसी आदमी को हमारे ग्रुप में जरूरत हो तो इसका नंबर दे दो। तो इस तरीके से उसका बिजनेस भी बढ़ता है, उसका हालचाल भी पूछा जाता है भाई। अब देखो इतने मेंबर्स को मैं याद तो कर नहीं सकता, जो आई हैव टू राइट इट डाउन, बट हाँ, नेचुरल आई स्पीक टू एवरीबॉडी। मैं सबका ध्यान रखता हूँ, एक परिवार है ये मेरा, और मैं कहूंगा कि मेरा परिवार जो है बेस्ट परिवार हो दिल्ली का, सबको बेनिफिट हो, कोई चीटर ना हो, कोई किसी का चीटिंग नहीं हो, और सब एक फैमिली की तरह एक दूसरे के बहुत काम आते हैं। अभी कोई लॉकडाउन में किसी की मदद करनी होती है, मैं फोन करता हूँ, तो मजाल है कोई मेरा ग्रुप में मना नहीं करता, सब मतलब बताइए क्या करते हैं। मुझे बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत आपने बढ़िया तरीके से किया। आपके जीवन में क्या किसी को आप अपने मेंटर का दर्जा देते हैं, किसी गुरु का अपने दर्जा आप को देते हैं? अपने आप को मेंटर अपने आप कहता को? हूँ, अपने आप को, अगर मैं अपने आप को कहता हूँ जी, क्योंकि इतनी मेहनत जो सारा किया, मेरी वाइफ बड़ी सेक्रीफाइस किया उसने, मेरे फ्रेंड्स ने मेरा बड़ा सेक्रीफाइस किया है। मैं इस एलिट लोगों की वजह से मैं कई दफा जा नहीं पाता कहीं भी, इतना मैं बिजी रहता हूँ, कभी कोई किधर कभी कहीं किधर, कभी किसी का कोई काम, आई विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनी प्रॉफिट, आई डू फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारा एक फ्री सेवा हम करते हैं। मैं आज तक किसी से कोई पैसा नहीं मांगा, अगर कोई आदमी कह दे कि मेरे से पैसे मांगने हो, एक आदमी खा, तो आपने बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, अफसरशाह जैसे है होते हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, और बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या बहुत सारे अच्छे लेवल के व्यापारी हैं जो अच्छे स्तर पर हैं, उद्योगपति, व्यापारी, ऐसे लोगों से अच्छा खासा एक संपर्क बनाया है। क्या ये आपका शौक शौक है, या आपका शुगल है, या फिर ऐसे करने के पीछे भी कोई आपकी मंशा है, आप इसका एक इसका कोई कारण समझते हैं? जी। इसका एक उदाहरण है, कारण है जो किया जाता है। आपको भी पता है कि जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इनको इंडस्ट्रीज को बुलाया जाता है अपने प्लेटफॉर्म पे, सो दैट ये जितने हमारे इंडस्ट्री बिजनेसमैन हैं, इनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है वो सॉल्व हो जाए। जो ब्यूरोक्रेट्स है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, या इंडस्ट्रीज है उनको बिजनेस में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में फायदा हो, किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो मिनिस्टर से हो। तो आपको पता है आजकल सब चोर बाजारी है, कोई पैसे मांगता है आ गया कोई, तो जब आपस में लिंक होता है तो उनको पता है अलीड वैश परिवार का आदमी है, परिवार का कैसे बड़े समाज से आया है, और गुप्ता जी को पता चलेगा तो बेइज्जती होगी, तो डर के हमारे काम भी करते हैं और पैसे भी ठीक है, और वो तो बट नेचुरल है, दे दे इन एंटे का, तो वो हमारा काम। ये प्लेटफॉर्म बनाया इसीलिए गया है। अच्छा, इसके अतिरिक्त आपके आपका जो है, क्या आप इसके अतिरिक्त जो अन्य संस्थाओं से जुड़े हुए हैं उनमें मुख्य तौर पर आपकी क्या गतिविधियां हैं? आप किस चीज को ज्यादा महत्व देते हैं इसके अतिरिक्त, इन इस सर मैं पर्टिकुलर रिलेशंस को ज्यादा महत्व देता हूँ, रिलेशंस को, B2B को, बिजनेस को। आज की तारीख में सबसे महत्व चीज है रिलेशन और बिजनेस। अगर रिलेशन और बिजनेस नहीं होगा तो आप कहीं स्टैंड नहीं कर सकते। दूसरी संस्थाओं में प्रॉब्लम क्या है, वो बड़ी बड़ी घूमना जाना है, इधर जाना है, वहां जाना है। आई डोंट थिंक दिस इज मच रिक्वायर्ड एट दिस मोमेंट, मच इज आवर बिजनेस एंड सिंसियरिटी एंड रिलेशन। आप घूमने तो अपनी फैमिली के साथ भी आ सकते हैं कोई, लेकिन एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए इन मंथ कि आप एक पार्टी करें, गेट टुगेदर हो, सब वहाँ पे आए, मिले जुले, बच्चों को लेकर आए, एक दूसरे के बच्चे हम देखें, और हमें बाहर कमीशन देनी नहीं पड़े, उसी कमीशन में हमारी शादी हो जाए ना, किसी कुछ लेते। प्लेटफॉर्म भी है, और 5 स्टार में किया, कहीं किसी फॉर्म पे किया, बढ़िया पार्टी करते हैं, एलीट पार्टी जिसमें पीपल लाइक ड्रिंक डांस एंजॉय योरसेल्फ एंड गो। अच्छा, तो आप सामाजिक संस्थाओं में ये जो एंटरटेनमेंट वाला पार्ट है, इसको कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं? ये जो मनोरंजन का एलिमेंट है कि सामाजिक संस्थाओं में मनोरंजन के बिना लोग नहीं आ पाते,
तो आप मनोरंजन का पुट जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो मनोरंजन का के लिए क्या करते हैं मुख्य तौर पर? देखिए हम लोग एक मनोरंजन का प्रोग्राम ये होता है कि थोड़ा लाइट म्यूजिक हो, डांस हो, अपने परिवार भी हमने देखो फैशन शो किया था ताज में, जहाँ पे हमारी परिवार की लेडीज है वो हाउस वाइफ है, कभी उन्होंने जिंदगी में सोचा नहीं हुआ कि हम इंटरनेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म पे हम वॉक कर सकते हैं, कैट वॉक। मैंने उनको ट्रेनिंग दिलाई, कैट वॉक 1 महीना उनको ट्रेनिंग दिलवाई, ट्रेनिंग किया और उसको ताज पैलेस में इंटरनेशनल लेवल के फैशन शो में उनका हमने उनको वॉक कराया, कैट वॉक, और इतना बढ़िया था, मतलब पूरा न्यूज चैनल ने कवर किया, सबने उसकी वाह वाह करी। ऐसा आज तक वो लेडीज कहती है नेक्स्ट कब हो रहा है, कब नेक्स्ट फैशन शो कब है। एक हाउस वाइफ को आप एक पैनल पे उस मुकाम पे चला, जो जो एक इतनी ट्रेंड लेडीज होती है जो मॉडल्स वॉक करती है, उनसे हमने वॉक करवा दिया, तो एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। हाँ, ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक आपका साहसिक कदम है, और कहीं ना कहीं महिलाएं जो अपनी व्यक्तित्व को निखारना चाहती हैं या वो ये अपने व्यक्तित्व प्लेटफॉर्म दिया का, मैंने उनको दिखाने के लिए। हाँ, व्यक्तित्व का या समझ लीजिए अपनी गुणों का प्रदर्शन करना चाहती हैं, उनको लिए उसके लिए एक मंच प्रोवाइड करना भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा कार्य है, साहसिक कार्य है। और निश्चित तौर पर बहुत सारी महिलाएं आपकी फैन बन गई होंगी कि गुप्ता जी करवाते हैं जो भी कार्यक्रम करते हैं, मरवाओगे क्या? वो कहते होंगे हमारे ये तो जी कुछ करवाते नहीं जी, गुप्ता जी करवाते जो भी कुछ करवाते हैं। अच्छा गुप्ता जी, एक बात बताओ, क्या स्कूल टाइम में आपको कभी किसी से इश्क हुआ, स्कूल में या कॉलेज में? जी सब सभी होता, आपका भी होगा सर, मेरा भी है, सभी का था। इस समय तो आपकी बारी है ना बताने की, मतलब होता है थोड़ा बहुत। मैं एक तो प्रेसिडेंट रहा हूँ कॉलेज का, जी। और कॉलेज का प्रेसिडेंट था, फिर मैं आत्माराम का रहा। स्कूल टाइम से ही मेरे फादर दिल्ली के चीफ थे, तो आई वॉज वेरी नॉटी दैट टाइम, तो उन्होंने मुझे बोर्डिंग हाउस में डाला था। देन ही वेंट टू हाई कमीशन टू तंजानिया, तो उस टाइम पे मेरे को बोर्डिंग हाउस में आई वाज वेरी स्मार्ट दैट टाइम, वेरी यंग स्मार्ट चैप, और सब स्पोर्ट्स में नंबर 1, एजुकेशन में नंबर 1, तो इसलिए मेरा काफी स्कूल में रौब रहता था, बड़ी अच्छी जी। पैसा बहुत होता था, सब गर्लफ्रेंड बहुत होती थी, कॉलेज में बड़ी होती थी उस जमाने में। मेरे को उस जमाने में 350 सीसी यमा मोटरसाइकिल मेरे को हुआ करती थी। मैं आपको बाप रे। 30-40 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, जिसके बाद डबल हॉर्स पावर की मैं लेके चलता था, बड़ा ऐश, जिंदगी मैंने बड़ी ऐश हाँ हाँ, की, माशाल्लाह, अच्छी खासी, मतलब आज अच्छी खासी आपकी पर्सनालिटी थी, फिर उसके ऊपर पैसे वाले इंसान थे, हैं, घर से भी पूरे सपोर्ट थी। चलिए खैर, आपने बहुत सफलता अर्जित की और बहुत अपने जीवन को भरपूर ढंग से जिया है। तो मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपका परिवार जो है, आपकी पत्नी और बच्चों की आपके जीवन में कितनी भूमिका रही, उन्होंने आपको कदम कदम पर सपोर्ट किया, उन्होंने मोटिवेट किया, प्रेरित किया, अभिप्रेरित किया, और क्या वो भी, आपके बच्चे भी आपको अपना मॉडल, आपको अपना आदर्श मानते हैं, अपना आपको आइकन मानते हैं? इस बारे में आप क्या कहेंगे? यस, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, मेरा बेटा मुझे अपना बहुत बड़ा आइकन मानते हैं, दे थिंक आई एम देयर हीरो। एंड जी। हर एक बेटी को बाप पसंद है, प्यारा होता है, और बहुत ज्यादा। मेरी जो वाइफ है उसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, टाइम टाइम पे शी हैज सपोर्टेड मी a lot of things. I used to get a lot of depressed sometimes when people used to talk rubbish about the group or about us. एक मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ, हमने एक ग्रुप बनाया था, तो हमने एक ऐसे दूसरे ग्रुप के मेंबर को ले लिया, हमें पता ही नहीं था कि ये भी उस ग्रुप में जुड़े हुए, दूसरे ग्रुप में, तो हमने उनको एडमिन बना दिया। उन्होंने रात भर में हमारे 300 मेंबर को उड़ा दिया ग्रुप से। ओ माय गॉड। अच्छा। हम सुबह उठे तो देखा तो वो ग्रुप ही गायब, तो मैंने ये क्या हुआ, बड़ा ताजुब हुआ। उन्होंने दूसरा ग्रुप बना दिया, उन सबको उस ग्रुप पे जोड़ने के लिए बोला, मेरे पास कम से कम इतने फोन आए, कहते कुत्ते ये क्या हुआ, हमें क्यों डिलीट कर दिया, हमें क्यों डिलीट कर दिया। मैं मुझे पता नहीं, मैं देखता हूँ। फिर मैंने उन सबको जोड़ा, और आज ये ताजुब है, वो बेचारे अकेले हो गए हैं, और फिर भी मैंने उनको बोला आप मेरे पास वापिस आ सकते हो।
मतलब आपकी संघर्ष करने की जो वो है, आपकी इच्छा शक्ति है, जो आपकी विल पावर है, वो निश्चित तौर पर आपको आपकी सफलता के लिए का पर्याय बन रही है धीरे धीरे, और आप धीरे धीरे प्रसिद्ध भी होते जा रहे हैं। तो आपने अपने आप को अभी तक दक्षिण दिल्ली में तक ही क्यों सीमित रखा है? आप इस अपने जो इस अभियान को, जो आपने एलिट वैश्य परिवार का अभियान चलाया रखा है, उसमें वैश्य परिवार के, वैसे मुझे पता है कि कुछ नॉर्थ दिल्ली के लोग भी जुड़े हुए हैं उसमें, नॉर्थ दिल्ली के पर भी मैं, हैं, ईस्ट के भी हैं, वेस्ट के भी हैं, सेंट्रल के भी हैं, सारे दिल्ली के जुड़े हैं, दिल्ली के एनसीआर के भी है मेरे पास। हाँ जी, तो निकट भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं अभी, और क्या कार्यक्रम करने की, जैसे अभी लॉकडाउन कभी भी जब खत्म होता है तो आप क्या कार्यक्रम करना चाहते हैं उस समय? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है भाई साहब, बेसिक बड़ी प्रॉब्लम है इसके अंदर कि आप इसको जितना बड़ा करते जाएंगे सुशील जी, जितना प्लेटफॉर्म को बड़ा करते जाएंगे आप, तो उतने ज्यादा मेंबर्स हो जाएंगे, फिर आपको जगह नहीं मिलती एक फंक्शन करने के लिए। देन यू हैव टू, देखिए हस्बैंड वाइफ 590 मेंबर्स हैं, अगर आप मियाँ बीबी भी बुलाओगे, साथ में बच्चे बुलाओगे, तो कम से कम 1000, 2000, 1500 जगह चाहिए होती है करने के लिए, विच इज नॉट पॉसिबल। और जितने ज्यादा लोग होते हैं वो इतना ज्यादा खिचड़ी बन जाती है। एक लिमिटेड ग्रुप हो, एक लिमिटेड हो, इससे ज्यादा मैं चाहता भी नहीं कि इससे ज्यादा हो। हमारे सारे सेंट्रल, वेस्ट, ईस्ट, सब लोग इतनी दूर दूर से आते हैं, तो वी आर हैप्पी विद दिस ग्रुप एंड वी डोंट, यस, अगर कभी मौका मिलेगा सारे मेंबर चाहेंगे कि यस इसको इंक्रीज किया जाए, बट नेचुरल वी आर ओपन, वी विल इंक्रीज अनदर 500 पीपल मोर ऑन दिस ग्रुप। और अभी तो लाइन लगी हुई है लोगों की, हमें मेंबर बनाओ, हमें मेंबर बनाओ। हमारे यहाँ सिर्फ 21,000 रुपए की मेंबरशिप है, लाइफ लॉन्ग पता है जी। मेंबरशिप लेते हैं, और लोग जी लाख लाख रुपए लेते हैं, 5-5 लाख रुपए लेते हैं, 10-10 लाख, और वो फिर भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं क्रिएट कर पाए। आज 10-10 साल हो गए संस्था चला रहे हैं, वो क्रिएट नहीं कर पाए। हमारा प्लेटफॉर्म है जो हमने 2-2.5 साल के अंदर आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया कि ईबीपी को लोग चुनने के लिए मरते हैं कि हमें इस ग्रुप पे चाहिए, हम नहीं जोड़ते। ये सबका प्यार मोहब्बत है। जी जी, आपने अभी हाल ही में मुझे पता लगा था कि आपने एक क्लब भी बनाने की योजना बनाई है जी अपने जी, एलिट वैश्य परिवार वालों का। हाँ, अभी पहले हम लोग ना ये ईवीपी सुपर मार्केट बना रहे हैं, ये कामयाब हो जाए उसके बाद में ईवीपी। एक्चुअली हमारे पास 12 एकड़ की ना बसंत कुंज में लैंड पड़ी हुई है, 12 एकड़ प्राइम लोकेशन में हमारे। हम वो चाह रहे हैं कि हमारे जो मेंबर्स हैं, जो ईस्ट वेस्ट साउथ पंजाबी में, जब जो फ्लैट्स पे रहते हैं, 200 गज पे, 250 गज के, 300 गज के एक फ्लैट में रहते हैं, मैं चाहता हूँ उनको वहां से लाके 1000 गज में आ जाए। मैं यहाँ पे 1000 गज का प्लॉट बनाऊंगा, इसमें क्लब होगा, ईवीपी क्लब होगा, स्विमिंग पूल होगा। कभी भी बेचारे दे वुड लाइक टू कम, वो अपने उस मकान को बेच के और यहाँ आ जाए, बाकी अपने एफडी करे और अपने यहाँ रहे। तो मैं एक 1000 गज के प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ, करीब 150 आदमी। ये मेरा मोटिव है। क्लब बनाएंगे ईवीपी, जिसमें ऑल एमिनिटीज होंगी, स्विमिंग पूल, क्लब, एवरीथिंग विल बी देयर। दे हैव टू कम, दे कैन स्टे, दे कैन गिव इट ऑन द रेंट, व्हाटएवर। ओके ओके, तो ये तो फिर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया। और 12 एकड़ जमीन जो है वो अभी किसकी ओनरशिप है, किसकी ओनरशिप? ये ओनरशिप में कुछ हमारे ग्रुप में ही, सर्कल में ही है, उन्हीं की है, तो उनके साथ ज्वाइंट वेंचर किया है मैंने। तो जबकि वो 240 करोड़ की लेकिन वो हमारे को बड़ी 120 करोड़ में मिल रही है। और उसके अंदर हम उम्मीद कर रहे हैं कि 1,000 गज के 30% निकाल के, सड़कों का क्लब का निकाल के, बाकी को इस्तेमाल करेंगे हम। 1,000 गज के फ्लोर बना के देंगे। बहुत अच्छा एक फार्म हाउस 1000 तो वो अभी बात का है, पहले इसको मेरा भी एक फ्लैट जरूर बुक करा देना। देखो मैं सर वेलकम, क्या बात कर दी आप। ये 1000 गज का पूरा 1000 गज का प्लॉट होगा, जिसमें एक कोठी बना के देंगे, आगे पीछे गार्डन होगा, वेयर दे कैन स्टे एंड डू अपनी गार्डनिंग। बाकी वो अपना इंटीरियर वो अपना कराएंगे। हम पूरी एक बढ़िया से उनको 1000 गज में बना के देंगे। सबके अप्रूवल के साथ नक्शा पास होगा और हाउसकीपिंग भी होंगे, सब कुछ होगा, मतलब ऑल द बेस्ट एबिलिटीज ऑफ ईवीपी क्लब होगा। ईवीपी क्लब का बनाने का एक मोटिव ये भी है, उस क्लब में हम लोग अपनी पार्टीज कर सके, फ्यूचर पार्टी। हम लोग 5 स्टारों में इधर करते तो वहां की जाएंगे, इसका एक पूरा प्लेटफॉर्म बना। आज के दिन जो देश की अर्थव्यवस्था है, वो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो एक तरफ से तो कुछ मामलों में तो बहुत विकसित हो रही है, परंतु एट द सेम टाइम देश में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। और व्यापार, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो अभी तक भी जिस
गति से उसको डेवलप करना चाहिए था, उसका विकास होना चाहिए था मोदी जी के रिजिम में, मोदी जी के शासनकाल में, क्योंकि एक शासनकाल उनका पूरा हो चुका है और दूसरा शासनकाल भी का भी 1 साल से भी अधिक निकल चुका है। तो अभी तक भी वो जो प्रत्याशित, जो संभावित परिणाम या जिनकी हम अपेक्षित परिणाम, बल्कि कहूं अपेक्षित परिणाम इस मामले में हमारे को प्राप्त नहीं हो पाए हैं। इसके इसके पीछे दो आप क्या रीजन है कारण? भाई साहब, इसके सुशील जी बहुत बड़े 2 रीजन है। जब तक आप बिल्कुल कंप्लीटली इंपोर्ट फ्रॉम चाइना बंद नहीं करेंगे, आप किसी भी फैक्ट्री को हिंदुस्तान में ग्रोथ नहीं दे सकते। क्योंकि अब आप चाहिए, आप एक चीज बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मशीन इंपोर्ट करते हैं, वो चीज मेरे को 100 रुपए की पड़ती है और चाइना तो वो 10 रुपए में लाके आप रख देते हो, मेरी इंडस्ट्री कहाँ चलेगी? इजी मनी, लोगों को इजी मनी हो गया। 20 आदमी मिले, चाइना गए, इंपोर्ट कर लाए और मार्केट में फेंक दिए। अब आप ही हो, आप बोलोगे यार ये तो 10 रुपए की चीज मिलती है, मैं 100 रुपए की क्यों लूँ? तो इसलिए एक इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं मिलता। सेकेंडली, मोदी जी को पूरा कंप्लीटली बैन करना पड़ेगा अगर हमारी इंडस्ट्रीज को रिवाइव करना। जब तक उनको रिवाइव नहीं करेंगे, उनको जीएसटी माफ करना पड़ेगा 6 महीने। 6 महीने का जीएसटी माफ हो जाएगा, 6 महीने का उनको लोन जितने देंगे हैसल फ्री। आज आप लोन ले जाओ, कोई लोन नहीं मिलता, आप प्रॉपर्टी लाओ। अरे भाई प्रॉपर्टी लाए, ये लाए, इंडस्ट्री लगाएगा, वो कहाँ से काम करेगा? एक तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, आप बाहर चले जाओ, कनाडा चले जाओ, आप इराक चले जाओ, ईरान चले जाओ, दुबई चलो, दे विल कॉल यू, आप लगाओ इंडस्ट्री, विल फाइन। चाइना में क्या है, वियतनाम में क्या है, इंडोनेशिया में क्या है, आओ आइए फैक्ट्री लगाइए, सारा कुछ दे रहे हैं, पैसा भी देंगे, प्लॉट भी देंगे, आपको पूरा फाइनेंशियल एस्पेक्ट देंगे, एक पैसा। वाई नॉट इन हिंदुस्तान? यहाँ पे तो गवर्नमेंट इतने स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है, आदमी एक फैक्ट्री लगाते हुए डरता है। उसको डर है कि कल मेरे को साइज में प्रॉब्लम आ जाएगी, कहीं मेरे को जीएसटी में प्रॉब्लम आ जाएगी, मैं पैसे कहाँ से दूंगा? मतलब देयर इज नो सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। People are really pissed off because of this kind of a scenario they are going through. गवर्नमेंट को कुछ ऐसे सिम्टम्स निकालने चाहिए, हर एक व्यापारी संघ को बुला के बैठना चाहिए, समझना चाहिए उनकी क्या बेसिक नीड्स है, बेसिक प्रॉब्लम क्या है। आज आप एक फैक्ट्री भी डालते हैं और मैं, अब चाइना आपने बंद कर दिया, मैं वाया दुबई से लेके इंडिया आ जाऊंगा, फिर उसमें मैं मेड इन ताइवान लगवा दूंगा, मेड इन कोरिया लगवा दूंगा, फिर वही की वही बात तो वही की वही रही ना। आप मैं एक फैक्ट्री लगाता हूँ, आज मैं एक जमीन लेता हूँ और उस पर मैं किराए पे फैक्ट्री लगाता हूँ, काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, प्रोडक्शन करता हूँ, सैलरियाँ देता हूँ, बिजली बिल देता हूँ, और जब मेरा माल बाजार में उतरने को आता है, मुझे पता चलता है कि मेरी 100 रुपए की चीज है और बाजार में 20 रुपए की चीज मिल रही है, कोई जाएगा? तो इससे फैक्ट्री फेल हो जाती है ऐसे आदमी। तो दिस इज द रीजन, मोदी जी को सबसे पहले पूरा सिस्टम को बायकॉट करना पड़ेगा, एक सपोर्ट देना पड़ेगा, एश्योरेंस देनी पड़ेगी इंडियन इंडस्ट्रीज को। इनके लिए एक प्लॉट, जो एक इंडस्ट्रियल प्लॉट जैसे बनाए हैं, इनको बनाने पड़ेंगे, अलग से स्पेस देनी पड़ेगी, वहाँ फाइनेंस देना पड़ेगा, सपोर्ट देना पड़ेगा, जीएसटी माफ करनी पड़ेगी, इनकम टैक्स माफ करना पड़ेगा, तो ही ये फैक्ट्री चल पाएंगी और एक अच्छा आपको अच्छा प्रोडक्ट दे पाएंगे। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया। तो कहने का मतलब गवर्नमेंट जितना दिखा रही है कि हम 20 लाख करोड़ रुपए रिलीज कर रहे हैं, फिर उसके बाद भी पता लगता है कि बैंक तो बिना प्रॉपर्टी के लोन ही नहीं देता। आज मैं, जब से मोदी जी ने अनाउंसमेंट की है 20 लाख करोड़ की, तब से मैंने देखा है कि बैंकों से लोन मिलना और भी मुश्किल हो गया है। सिर्फ बैंकों ने जो ऑलरेडी जिन लोगों की लिमिट थी या जिन्होंने टर्म लोन लिया हुआ था, उन्हीं सब लोगों को 20% अतिरिक्त लोन देकर और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। ऐसे में जो नया गलत कहना है, ये आई वॉश है, दिस कंप्लीटली आई वॉश, और ये वोट बैंक है गवर्नमेंट का, चाहे केजरीवाल हो, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट है, इससे आई वॉश है। किसी को भी पैसा नहीं मिला। आपने जैसे कहा कि जिनकी पहले लिमिट्स थी उनको 20% दिया, सर उनको 20% क्या दिया? उनको जो 20% जो उनको ओडी लिमिट दी है, वो स्पेसिफिक दी है, जो पहले जो उनका लोन था वो कट गया, उसकी इंटरेस्ट काट ली, उसको आगे दे दिया। उनको ये नहीं पता कि मेरे को, मैं कहाँ से पहले 50 करोड़ का था, अब 100 करोड़ का लोन हो गया। वो तो बेचारा लोन के नीचे दब गया ना, 50 उन्होंने पहले ले लिया जो पिछड़ा बकाया, ऊपर आपको 50 और दे दिया, तो उसमें आपको पैसे हाथ में आए 10 लाख, काट लिया उन्हें 40 लाख, क्या फायदा हुआ? और लोन हो गया आपको 90 लाख।
कोई फायदा नहीं था, ये तो आई वॉश। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभी भी देश में, हमारे देश में बहुत हालत खराब है, और भारत का इसमें लगातार पिछड़ता जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि बिजनेस करने में जो सरलता और पारदर्शिता जो चाहिए, जो शांति चाहिए, जो इतना ज्यादा रेड टेपिज्म है, जो बहुत ज्यादा पेपर्स का काम है, जो लोग कानूनी पछड़ों में पड़े रहते हैं, पढ़ना पड़ता है, वो सब चीजें आपके अनुसार बहुत खत्म होनी चाहिए, तभी देश में ये आर्थिक विकास हो सकता है, तभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे ग्रो कर सकता है। सर एक्चुअली क्या है कि हमारे जो पब्लिक है वो बेचारे ना बहुत घबरा गए। दे आर वेरी मच अफ्रेड ऑफ डूइंग द बिजनेस, दे डोंट नो व्हाट टू डू। आज वो पेंजी लगाते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टार्ट करते, उनको ये नहीं पता कि अपना माल बिकेगा। सारा जगह लॉकडाउन है, कोई दुकानदार है आज वो बाजार में कस्टमर जा नहीं रहा, एक ऑनलाइन वालों ने सारा बिजनेस को ठप कर दिया। बेसिकली आप ऑनलाइन का देखोगे, जो दुकानदार है आज वो बेचारे क्या, दुकानदार पे कस्टमर स्टेप इन नहीं करता। आप मान लीजिए सुशील जी, आप एक बाटा की दुकान पे जाते हैं या कोई किसी ब्रांड की शॉप पे जाते हैं, आप जूते का नाप देखते हैं, पहनते हैं 8 नंबर, ओके फिट है, आप गूगल पे क्लिक करते हैं ये 8 नंबर का जूता कितने का है, तो रेड टेप पे आपका जूता का पता चलेगा अब 4000 का है, और वहां पे आपको मिल रहा है 7600 रुपये का। तो आपने नाप ले लिया, आप बोला 8 नंबर मुझे एक कर दो, तो आपको 4200 रुपये आपकी कर आ गया। वो दुकानदार का क्या हो गया, उसके आप नाप भी लिया है, उसका आपने साइज भी देखा है, और 76 रुपये में आपने उसको आपने कर भी लिया। तो आप बताइए, दिस ऑनलाइन बिजनेस इज गोइंग, दुकानदार कहाँ जाएगा? वो बिजली भी पे करेगा, वो रेंट भी पे करेगा, वो अपने सैलरी भी देगा, वो स्टॉक में पैसा है, उसका इंटरेस्ट भी है, तो कैसे सर्वाइव करेगा? मुझे नहीं कर सकता। आपके अनुसार मोदी जी को ये चाहिए कि सबसे पहले तो वो देश में जो इंपोर्ट है चाइना से, चाइना जैसे देशों से, उसको कट करे बहुत ज्यादा तेजी से, और टोटली बायकॉट करे, उसको बैन करे, उसको रोकने की पूरी कोशिश करे। दूसरी बात, वो ये जो ऑनलाइन बिजनेस जब से शुरू हुआ है तब से आम व्यापारी का जो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, उससे इकोनॉमी जो डाउन हो रही है उसको ठीक करे, और फिर जो अन्य जरूरी कदम है उन सबको उठाए, जैसे लोगों को फाइनेंस उपलब्ध कराना, बिजनेस को, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना, ये तमाम चीजें हो पाएंगी तभी देश में विकास हो पाएगा। आपको नहीं लगता कि हमारे देश में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो पहले इतिहास में कभी नहीं हुई? भारत की राजनीति में धारा 370 अभी पास हो गई, और साथ ही साथ राम मंदिर, जो इतने वर्षों से हमारा एक सपना था भगवान श्री राम का मंदिर बने, उसका भी शिलान्यास हो गया, आपने देखा। तो ये दो बड़ी घटनाएं अभी अभी हुई हैं एक ही साल में। तो 370 तो बहुत अच्छा है देश के लिए, प्रमोशन है। जितने आप ये भी देखिए, जो आपके पंडित कश्मीरी थे जिनको निकाल रखा था इतने सालों से, उनको क्या था, वो बेचारे ठोकरे खा के पड़े हुए थे, उनको क्या था, उनका इतना अच्छा बिजनेस था, वहाँ इतने इंडस्ट्री थी, अब उनको 370 धारा में वो अपने वापस गए, उनको सारा कुछ वापस मिला, उनकी प्रॉपर्टीज मिली। ये तो एक अच्छा कदम गवर्नमेंट ने उठाया है, एंड वी आर हैप्पी एंड thrilled that this government has taken this step. सेकंड स्टेप, ये जो राम मंदिर के लिए आपने कहा, ये तो एक राम जी का जो हमारे देश में श्री राम का जो नारा लगता है, जो वो तो था ही, क्योंकि श्री राम का मंदिर तो बनना ही था, उसके लिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा ज्यादा। लेकिन हाँ, उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है बिजनेस। मोदी जी को क्या करना चाहिए, टोटल इम्पोर्ट बंद कर देना चाहिए, चाहे वेदर इट्स फ्रॉम कोरिया, इट्स फ्रॉम ताइवान, फ्रॉम इंडोनेशिया, फ्रॉम वियतनाम। सिर्फ जब तक आप टोटल इंडस्ट्री इंपोर्ट बंद नहीं करेंगे, और जो कस्टम्स के अंदर सेटिंग होती है, जो ये स्मगलिंग होती है, इसको बहुत स्ट्रिक्टली स्टॉप किया जाए, तो ही बिजनेस ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया कैन ग्रो, और इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर देगी। आज जीडीपी ग्रोथ इसका 2.25 भी नहीं है, आज आप देखा जाए तो कहाँ 4, कहीं 6, कोई 7 बोलता है, आज 0.2 भी नहीं। तो इस ग्रोथ को, इकोनॉमी को ऊपर लाने के लिए लूटपाट कर रहे हैं लोग, छीना झपटी हो रही है क्योंकि पैसे नहीं है, और जो एक ये जिस तरीके के लोग फास्ट लाइफ जी रहे हैं, हार्ड फास्ट, जो बनावटी लाइफ, उसको दिखावापन कह, उसके अंदर ये जो फजूल खर्ची करना, दिखावा करना, इट्स नॉट मैंडेटरी हो गया। इसको तो आप पहले अपना एक बिजनेस स्टार्ट करो, एक फैक्ट्री लगाओ, दुकानदार को ये ऑनलाइन बिजनेस तो कंप्लीट। आप सोचिए सारा पैसा कहाँ जा रहा है ऑनलाइन का, विदेशों में, इंडिया में तो नहीं लग रहा। बताइए इंडिया में क्या लग रहा है?
इंडिया में कौन सी ग्रोथ हो रही है, कौन से पुल बन रहे हैं, कौन से हॉस्पिटल बन रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो बिरला थे, बिरला वाले, उन्होंने क्या बनाया? बिरला इंस्टीट्यूट बनाया, बिरला मंदिर बनाया, एजुकेशन ट्रस्ट बनाए, कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया। इन्होंने क्या बनाया? किसी ने, रिलायंस ने अपना घर बनाया, अपनी इंडस्ट्रीज बनाई, लोन ले लिए गवर्नमेंट से। इन्होंने आज तक कोई गवर्नमेंट के लिए या गरीबों के लिए या कोई संस्थाओं के लिए कुछ बनाया? बट दे आर नंबर वन। वाई गवर्नमेंट सपोर्टिंग देम? मोदी है, मोदी ने मोदी ग्रुप बनाया, टाटा ने गाड़ियां बनाई, टाटा हॉस्पिटल बनाया, कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया। तो इन लोगों ने कुछ किया। आज रिलायंस को आप इतना ऊपर लेके जा रहे हैं। रिलायंस खून चूसे जा रहा है, लिए जा रहा है, फिर भी दिए जा रहे हैं, और एक बनिए को आप देखते नहीं है, बिजनेसमैन कम्युनिटी को। क्यों? वाई यू डोंट वांट टू सपोर्ट दैम? देखो, पीछे से गवर्नमेंट को पैसे दो। बेसिकली गवर्नमेंट का क्या हो गया है? गवर्नमेंट को हमारी मिडिल क्लास की जरूरत नहीं, तभी ये हमने ग्रुप बनाया। मिडिल गवर्नमेंट के पास 80% लो कैटेगरी के लोग और हाई जेंट्री। वो कहते हमें क्या करना 20 लोग, इन 20% का हमारे को क्या फायदा? हमारे को तो 80% की आबादी हमारे पास है, तो दे आर नॉट प्लीज। इसलिए हमने ये ईबीपी ग्रुप बनाया था कि हम लोग अपनी एक गवर्नमेंट फॉर्म कर सके, एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी कर सके, जो लोकसभा विधानसभा जाके बैठ के इनके सामने क्वेश्चन कर सके। पर्पस ये था। बहुत अच्छा, आपने बहुत दूरदर्शिता का परिचय देते हुए ये कार्य किए हैं, और मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूं आपके सारे कार्यों के लिए। और साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि आपको आपके हर प्रयास में, आपके हर कार्य में वो आपको सफलता से नवाजे, और आपका खूब यशोगान हो। और जिन सपनों को आप संजोए हुए हैं अपने जीवन में, कि जो जो आप करना चाहते हैं, जो कुछ भी आपके अंतरात्मा से निकलता है, जो भी आप समाज के हित के लिए सोचते हैं, वो सब का सब ईश्वर उसे पूर्ण करने में आपकी सहायता करे। आप जो भी प्लानिंग करें वो इम्प्लीमेंट हो सके, क्रियान्वयन हो सके उसका। और आपकी बात देश की जो सरकारें हैं, हमारी जो केंद्रीय सरकार है, जो राज्य सरकारें हैं, वहां तक भी पहुंचे। और क्योंकि बिना पावर के, बिना राजनीतिक शक्ति के और बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के, मैं समझता हूं कि देश में जो आमूल चूल परिवर्तन आने चाहिए, जो बड़े परिवर्तन जिनसे कि सब तरफ खुशहाली हो, लोग खुशी से रह सके, सबके पास रोटी कपड़ा और मकान हो, सब के पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए हैं, जो उनको संविधान ने दिए हैं, उनका कोई हनन ना हो, वो चैन अमन से वो जीवन को व्यतीत कर सके। तो ये तमाम बातें आपकी इच्छा में जाहिर होती हैं, आपकी बातों से जाहिर होती हैं, और मैं इस सब बातों के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, आपकी प्रशंसा करता हूं मुक्त कंठ से। और एलीट वैश्य परिवार निरंतर आपका आगे बढ़ता रहे, नए नए आयाम छूता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आपने अपना बहुमूल्य समय आरक्षित किया आज के हमारे इस इंटरव्यू में। बहुत संक्षिप्त और सारगर्भित उत्तरों से आपने दर्शकों का मन जीत लिया है, और हमारे जो दर्शक हैं वो निश्चित तौर पर आपकी बातें सुनकर मोटिवेट होंगे, अभिप्रेरित होंगे। मैं एक बार पवन श्रीवास्तव जी, जो हमारे इस कार्यक्रम के प्रेजेंटर हैं और हमारे इस कार्यक्रम को प्रेजेंट करते हैं एस म्यूजिक मेकर, जिसको सपोर्ट करता है दिल्ली पैनोरमा क्लब और सेवा एक संकल्प, ये एक ब्लड डोनेशन की वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट है। और हमारे बहुत सारे पैट्रन्स हैं जो इस सारे कार्यक्रम को देखते हैं, उसको संभालते हैं, उसको नई सज्जा प्रोवाइड करते हैं। निरंतर बहुत सारी बड़ी टीम है टेक्निकल लोगों की। तो मैं एक बार पवन श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगा कि वे आ जाएं आज के इस कार्यक्रम का विधिवत समापन करने के लिए, जिसका नाम है द सक्सेस स्टोरीज। और आज हमारे साथ थे श्री एस.के. गुप्ता जी। हमने बहुत कुछ जाना उनसे। थैंक यू वेरी मच। पवन जी आ जाओ। नमस्कार पवन जी, थैंक यू वेरी मच पवन जी। आपकी आवाज नहीं आ रही पवन जी। थैंक यू आपका कि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए और इतनी विशिष्ट जानकारियां दी हैं आपने। मैं तो सच में पहले ये सोच रहा था कि एलीट वैश्य परिवार की 2 लाख 5 लाख रुपए शायद फीस होगी।
फीस सुन नहीं के सर। यार हमारे अब तो ग्रुप आप में ये भी जो रखी गई है ना 21,000 रुपये मेंबरशिप, पहले 11,000 थी, अब अपने हाँ, 21,000 करी है। पहले 11,000 थी, अब 21,000 करी है। मतलब आपने तो एक मैसेज दिया 21,000 रुपए में करोड़पति बने। पर पवन जी, आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, आपकी एंट्री हमारे यहाँ बैन है। ओह, आप एज ए परफॉर्मर तो आ आप सकते हो, एज ए आप ऐसे गेस्ट ऑफ ऑनर आ सकते हो, लेकिन मेंबर नहीं आ सकते। मेंबर नहीं बन सकते। खैर एसके गुप्ता जी, आपको निश्चित तौर पर अच्छा लगा होगा और हमें भी बहुत अच्छा लगा। मैं समझता हूँ आपके जहन में ये जो सुखपूर्ण यादें हैं, जो अविस्मरणीय पल हैं, क्षण हैं, वो बने रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा बहुत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। थैंक और अभी भाई साहब बड़ा अच्छा म्यूजिकल प्रोग्राम आएगा जो हमने कंपटीशन रखा है। हम करीब 18 साल से कंपटीशन कर रहे हैं गणपति आइडल के नाम से। जी जी। फिल्में लाइव करते थे गणपति महोत्सव के दौरान। पहली बार हमको ऑनलाइन टीवी के थ्रू लाए हैं, जिसमें सिलेक्टेड 40 कंटेस्टेंट है। बहुत सारे लोगों ने ऑडिशन दिया, जिसमें से 40 लोग अभी हमने सीनियर कैटेगरी में सेलेक्ट किए हैं। उनमें से 20 लोग आज परफॉर्म करने आएंगे कंपटीशन में। क्या बात, क्या वेरी गुड, एक्सीलेंट। अरे गुप्ता जी तो रफी साहब और किशोर के गाने सुनते होंगे ना, मुकेश के, रफी के, किशोर के। ऐसे बहुत सारे गाने आएंगे आज, ऐसे बहुत सारे गाने कभी आप मेरा फोन पे घंटी मार के देखिएगा, आपको पता चलेगा कौन सा गाना बजता है। जवानी आ जाएगी। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।